नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें आपका पेपर फर्स्ट का नाम है विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व, जिसमें हम लोगों का यूनिट सेकंड तक कंप्लीट हो गया था। यूनिट थर्ड हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि भारत में शैक्षिक प्रशासन की मशीनरी है। लॉन्ग आंसर कर रहे थे। लॉन्ग आंसर में हम लोगों ने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर अब शॉर्ट आंसर एवं लॉन्ग आंसर दोनों देखेंगे और ये आपका जो होगा यूनिट थर्ड का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग यूनिट 4 शुरुआत करेंगे। तो देख लेते हैं लॉन्ग एवं शॉर्ट आंसर इस वीडियो में। तो वीडियो को देखने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप सभी को बीएड से संबंधित संपूर्ण जानकारी मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो लॉन्ग आंसर में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 4। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या है? इसके कार्यों को बताने हेतु यह बताइए कि यह किन किन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहा है। तो वर्तमान में ये संस्था लागू है और ये भारत के शिक्षा में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो देख लेते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग फैक्चुअल है, बस आप लोग एक बार इसको रिवाइज करते रहिएगा। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में की गई थी। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। तो याद रखिएगा कि विश्व शिक्षा जो आयोग है उसी के सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी और सन 1956 में इस आयोग को संसद के अधिनियम द्वारा वैधानिक संस्था के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। अर्थात ये एक ऐसी संस्था है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो संसद में अधिनियम पारित करके इसको वैधानिक संस्था के रूप में स्वीकार किया गया। याद रखिएगा इस आयोग में चेयरमैन और सचिव के अतिरिक्त 9 अन्य सदस्य होते हैं। यह भी याद रखिएगा कितने सदस्य होते हैं? 9। इन 9 सदस्यों में से 4 सुविख्यात भारतीय शिक्षाविद, 3 सदस्य विद्यालयों में कुलपति और 2 सदस्य केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान में आयोग के चेयरमैन कौन से हैं? वेद प्रकाश जी हैं। और इस आयोग के सदस्य में कोठारी आयोग ने लिखा है, अर्थात इसके बारे में कोठारी आयोग ने क्या लिखा है? कोठारी आयोग मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दिया है। तो उन्होंने क्या लिखा है कि संपूर्ण उच्चतर शिक्षा को एक ही अभिन्न इकाई माना जाना चाहिए तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अंततः उच्चतर शिक्षा आयोग का सर्वांगीण प्रतिनिधित्व करना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगठन के संबंध में कोठारी आयोग ने लिखा है कि इनके सदस्यों की संख्या 12 से 15 तक होनी चाहिए, जिसमें 1/3 सदस्य विश्वविद्यालय के होने चाहिए। तो हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या ये काम करते हैं। नंबर 1 क्या है? यूजीसी द्वारा संबंध का कार्य किया जाए। नंबर 2 समितियों द्वारा तत्परता के साथ कार्य किया जाए। नंबर 3 अस्थायी महत्व की समितियों द्वारा कार्य प्रारंभ जो है किया जाए। तो इसका कार्य क्या है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रमुख कार्य इस प्रकार होगा। तो ये तो यूजीसी ने ये कोठारी आयोग ने बताया था ये 3 बातें, लेकिन अब इसके यूजीसी के कार्य देख लेते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रमुख कार्य इस प्रकार है। नंबर 1 क्या है कि विश्वविद्यालय हेतु उपयुक्त सूचनाओं को देश एवं विदेशों में संग्रहित करके उन्हें विश्वविद्यालय तक पहुँचाना होता है। महत्वपूर्ण है ये। दूसरा क्या है? विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति की जांच करना होता है। तीसरा क्या है? उच्चतर शिक्षा में संबंध में केंद्र को परामर्श देना होता है, जबकि विश्वविद्यालय की डिग्री को मान्यता प्रदान करना होता है। अगला पॉइंट है कि विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता प्रदान करें तथा उसकी जांच करें कि पैसा जिसके लिए दिया गया था उसके लिए यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्या है? अनुदान के विवरण की व्यवस्था करें। अनुदान जो दिया जाएगा वो कहाँ कहाँ पर यूज किया जाएगा ये पहले ही विश्वविद्यालय बता दे। नेक्स्ट क्या है? प्रचलित विश्वविद्यालयों के कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत करना होता है। नेक्स्ट क्या है कि विश्वविद्यालय में उन्नत अध्ययन केंद्रों की स्थापना करना होता है। नेक्स्ट अध्यापकों के वेतनमानों में सुधार करने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाना होता है। नेक्स्ट अध्ययन परीक्षा एवं अनुसंधान के मापदंडों की विश्वविद्यालय में स्थापना हेतु कराना होता है। नेक्स्ट शिक्षा की विकासात्मक परियोजनाओं का संचालन करना होता है। अब ये सब चीज़ें तो आप लोग नॉर्मल है, इसको आप लोग बस एक बार मैं पढ़ देता हूँ। छात्रवृत्तियों एवं फेलोशिपों हेतु उचित व्यवस्था करना होता है, उचित व्यवस्था। जबकि नेक्स्ट है सरकार एवं विश्वविद्यालयों के मध्य समन्वय स्थापित करना होता है। नेक्स्ट क्या है? नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में केंद्र को परामर्श देना होता है। नेक्स्ट है सेवानिवृत्त अध्यापकों की सेवाओं का उपयोग करना होता है। नेक्स्ट है अध्यापकों का आदान प्रदान करना होता है। नेक्स्ट उच्च शिक्षा में सुधार एवं शिक्षण स्तर का उच्च बनाने हेतु विश्वविद्यालय को सलाह देना होता है। अब इसमें भूमिका क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। एक एक करके हम लोग इनकी भूमिका पर नज़र देख लेते हैं एक बार। नंबर 1 क्या है? सामान्य शिक्षा में ऊपर स्नातक पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना की योजना लागू की गई, जिससे पाठ्यक्रमों को पर्यावरण के प्रति एवं अधिक संगत एवं रोजगारों को मुफ्त बनाया जा सके। अर्थात
इन पाठ्यक्रमों को आधुनिक बनाने तथा इनकी पुनर्संरचना करके वैकल्पिक शैक्षणिक मॉडलों को विकसित करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। तो अर्थात जो है जितने भी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम होते हैं उनको बार बार जो सिलेबस होता है चेंज होता है, उस सिलेबस में क्या क्या पढ़ाना होता है, उसमें क्या क्या विद्यार्थियों को जो है डिलीवर करना होगा, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं यूजीसी निश्चित करती है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नंबर 2, प्रवक्ताओं की नियुक्ति हेतु जो है प्राप्त परीक्षा अर्थात आयोग ने लेक्चरशिप हेतु पात्रता निर्धारित करने की एवं मानवीय एवं सामाजिक विज्ञान में जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान करने के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा CSIR ने विज्ञान विषयों में इस प्रकार की परीक्षा आयोजित की जाती है। आप लोगों ने नेट और JRF का नाम सुना होगा, तो ये कौन लेता है? ये यूजीसी ही लेता है। तो ये किसके लिए होता है? ये उच्च शिक्षा के लिए, जहाँ पे आप लोग अगर प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए यूजीसी जो है पेपर लेता है। नंबर 3 क्या है? स्वायत्त कॉलेजों की स्थापना करना। अब तक 108 स्वायत्त कॉलेजों की स्थापना की जा चुकी है। तो स्वायत्त कॉलेजों की स्थापना, कॉलेजों की मान्यता कौन देगा? यही यूजीसी उसको मान्यता देगा। कोई भी बना सकता है लेकिन मान्यता कौन देगा? यूजीसी ही उसको मान्यता देगा। तो अब तक 108 स्वायत्त कॉलेजों की स्थापना की जा चुकी है। पॉइंट 4 क्या है? शिक्षकों के प्रबोधन के लिए शैक्षिक टॉप कॉलेजों की स्थापना करना। इन कॉलेजों में जो है 3,06,84 अध्यापकों को शामिल करके अभी तक 900 प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं और साथ ही 4,02,276 शिक्षकों को शामिल करके सेवारत अध्यापकों के लिए 1896 पुनर्पाठ्य कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा चुके हैं। नंबर 5 क्या है? आयोग विश्वविद्यालयों को महिला अध्ययन में अनुसंधान हेतु सुस्पष्ट परियोजनाएं शुरू करने तथा ऊपर स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरों पर एवं संगत विस्तार कार्यों में पाठचर्या के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। अर्थात महिलाओं के लिए के साथ साथ जो BA और BSc और MA MSc ये सब के लिए पाठ्यक्रम भी कौन बनाता है? यही बनाता है, यूजीसी ही। पॉइंट 6 क्या है? आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को कुछ विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर अतिरिक्त विषय आरंभ करने के लिए संगणक सुविधा स्वीकृति की है। 7वां क्या है? 7 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में उच्चतर शिक्षा के लिए दिए गए समय का उपयोग करने तथा देशव्यापी कक्षा शीर्षक से उच्चतर शिक्षा में दूरदर्शन पर कार्यक्रम को प्रसारित करने की पहल की है। इस समय आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पे है? ये हैदराबाद में स्थित शैक्षिक साधन अनुसंधान केंद्रों को सहायता प्रदान कर रहा है। अर्थात आप लोगों ने देखा होगा कि टीवी पर भी कई जो भारत सरकार के चैनल हैं, जो सरकारी चैनल हैं, नेशनल हो गया, विश्व भारती हो गया, तो इन सब चैनलों पर आप लोगों ने देखा होगा कि कई कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। तो किसके लिए हैं? तो वो ये जो उच्च शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम उस पर प्रसारित किए जाते हैं। आप लोग चाहें तो उसको देख भी सकते हैं। तो ये कौन प्रसारित करवाता है? यूजीसी ही प्रसारित करवाता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि अब पॉइंट 8 है, आयोग अल्पसंख्यक समुदाय में कमजोर वर्गों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भारत में कोचिंग कक्षाओं के आयोजन में सहायता प्रदान करना है। अर्थात जो कमज़ोर हैं, जो पैसा नहीं दे सकते हैं, ठीक है, वो विद्यार्थी जो हैं, कमज़ोर नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय जो कि जिनकी संख्या कम है भारत में, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए भारत सरकार उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था की गई। तो आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हो रहा है। नंबर 9 क्या है? आयोग विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में अनुसंधान के लिए विभिन्न विषयों में जूनियर अनुसंधान शिक्षा वृत्तियां प्रदान करता है और उत्कृष्ट योग्यता वाले शिक्षकों को अनुशासन एवं लेखन कार्य में प्रवृत्त करने के लिए विशिष्ट अवधि हेतु राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रविधियाँ प्रदान करता है। नंबर 10 क्या है? आयोग समग्र साक्षरता के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालयों को अपने प्रौढ़ सतत एवं विस्तार शिक्षा के विभागों द्वारा सहायता प्रदान करता है। 11 क्या है? आयोग उच्च शिक्षा अध्ययन के 41 केंद्रों तथा विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न विभागों की विशेष सहायता प्रदान कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग बस एक बार रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे लॉन्ग में या शॉर्ट में, तो आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद क्या है? इसके प्रमुख कार्यों एवं घटकों की विवेचना कीजिए। तो ये चैप्टर जो है आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। यही चैप्टर आप लोगों का पूरे मतलब कि आप लोग देखेंगे तो फर्स्ट पेपर में सबसे लेंदी चैप्टर यही है, सबसे लंबा चैप्टर यही है। तो इसी पे आप लोग देखेंगे कि वीडियो भी सबसे अधिक बनाए गए हैं। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा सन 1961 ईस्वी में इस परिषद का गठन किया गया। यह परिषद स्वायत्त शासी निकाय है और इस परिषद का अध्ययन केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं अन्य सदस्य राज्यों के शिक्षा मंत्री द्वारा सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त 12 सदस्य भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कोठारी कमीशन ने NCERT के गठन के बारे में ये सुझाव दिया था कि परिषद का शासी निकाय अखिल भारतीय स्तर का होना चाहिए और गैर सरकारी सदस्यों का इसमें बहुमत होना चाहिए।
विशेष रूप से यह वांछित ही है कि इसमें कम से कम माध्यमिक विद्यालय का एक उत्तम अध्यापक हो तथा एक प्राथमिक शिक्षा का विशेषज्ञ भी, जो प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक हो और वो जो कि उत्तम भी हो। अर्थात शिक्षा आयोग ने यह सुझाव दिया कि परिषद का अपना पूर्णकालिक निदेशक एवं संयुक्त निदेशक होना चाहिए। निदेशक का पद उपकुलपति के समकक्ष का होना चाहिए तथा पद जो होगी वो अवधि जो होगी वो 5 वर्ष की होनी चाहिए, जो कि अधिक से अधिक 5 वर्ष और भी बढ़ाई जा सकती है। तो एनसीईआरटी के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाएं काम करती हैं, तो देख लेते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी से संबंधित आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी कितना महत्वपूर्ण भारत में एवं शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो एनसीईआरटी, ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए, और ये जो एनसीईआरटी के अंतर्गत जितनी भी संस्थाएं हैं इसको आप लोग एक बार अपने मन से पढ़ लीजिएगा। अब हम सभी लोग एनसीईआरटी के कार्य देख लेते हैं। तो कार्य क्या है? नंबर 1, परिषद द्वारा किए गए अनुसंधानों की जनता को जानकारी प्राप्त कराना तथा पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं साहित्य का प्रकाशन करना होता है। एनसीईआरटी के समकक्ष संबंध में कोठारी आयोग ने सुझाव दिया है कि परिषद को एक ऐसी मुख्य तकनीकी एजेंसी के रूप में विकसित किया जाना चाहिए जो विद्यालयी शिक्षा में सुधार हेतु राष्ट्रीय स्तर एवं राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्डों, राज्यों के माध्यम जो विभाग हैं तथा राज्य शिक्षा संस्थानों जैसी तकनीकी एजेंसियों के साथ मिलकर तथा उनके माध्यम से कार्य करें। ये किसने कहा था? ये कोठारी आयोग ने किसके बारे में? एनसीईआरटी के बारे में कहा था। नंबर 2, विद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राज्य के शिक्षा विभागों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं से अपने कार्यों में सहयोग प्राप्त करने के लिए भी कहा जा सकता है। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से निकटतम संपर्क बनाए रखना चाहिए, मतलब कि उस लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या पढ़ाई हो रही है, क्या छात्र को बताया जा रहा है, उसके बारे में भी जो एनसीईआरटी संबंध रखती है कि भारत में भी वैसे ही जानकारी प्रदान की जाएगी। नंबर 4 क्या है? शिक्षा मंत्रालय की नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना होता है। सही है। नंबर 5, विद्यालय शिक्षा से संबंधित विषयों में शिक्षा मंत्रालय को परामर्श देना होता है। नंबर 6, राज्यों के शिक्षा विभागों से मिलकर विद्यालय शिक्षा के दृष्टि में रखते हुए उसका विस्तार करना होता है। घटक देख लेते हैं कि इसके निम्नलिखित 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान। नंबर 2, शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र। और नंबर 3, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय। अर्थात इसका संक्षिप्त वर्णन भी हम लोग देख लेते हैं तीनों का: राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र एवं शैक्षिक शिक्षा महाविद्यालय। तो नंबर 1, राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र। इसमें क्या है, ये याद रखिएगा, शॉर्ट आंसर में आ जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के बारे में संक्षिप्त रूप से वर्णन करिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली में श्री अरविंद मार्ग पर आईआईटी के निकट स्थित है। इसका कार्य प्रणाली का संबंध मुख्य रूप से शिक्षा में अनुसंधान एवं विकास, सेवारत प्रशिक्षण एवं प्रकाशन एवं प्रचार प्रसार से है। इस संस्था के लिए निम्नलिखित प्रमुख विभाग कार्यरत हैं। तो प्रमुख विभाग जो हैं निम्नलिखित हैं, तो आप लोग एक एक करके पढ़ लीजिएगा। नंबर 2 देख लेते हैं, शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। अर्थात इस संस्थान की स्थापना, याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1973 में की गई थी। तो इस संस्थान की स्थापना 1973 में की गई थी। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना तथा विभिन्न संचार माध्यमों को समुचित प्रयोग करना था। इसमें रेडियो प्रोग्राम से लेकर फिल्म निर्माण तक कार्य संपन्न किया जाता है। यहाँ रेडियो एवं दूरदर्शन पर प्रसारित करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है। और इस संस्थान में संस्कृत साहित्य, संगीत तथा शिक्षा के अन्य क्षेत्रों से संबंधित ऑडियो एवं वीडियो कैसेट का अनुपम संकलन किया गया है। तीसरा क्या है? शैक्षिक महाविद्यालय। अर्थात एनसीईआरटी के अंतर्गत भोपाल, मैसूर, अजमेर, भुवनेश्वर में 4 क्षेत्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई है। इसमें से ऑब्जेक्टिव में एक हटा देगा और एक दूसरा कोई दे देगा। तो याद रखिएगा, भोपाल में एनसीईआरटी का जो क्षेत्रीय महाविद्यालय है कहाँ पे है? भोपाल, मैसूर, अजमेर एवं भुवनेश्वर में की गई है। इन विद्यालयों में 4 वर्ष का एकीकृत शिक्षा के कोर्स संचालित होते हैं। इसकी समाप्ति पर बीएससी या एमएड की डिग्री प्रदान की जाती है। एड की डिग्री, अर्थात मैसूर एवं भुवनेश्वर के महाविद्यालयों में एमएसडीएस की डिग्री हेतु भी कोर्स चलाए जाते हैं। अर्थात इसके साथ ही इन विद्यालयों में बीएड एवं एमएड का कोर्स भी चलाए जाते हैं। इन महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के समय समय पर नवीनीकरण कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। तो इस प्रकार एनसीईआरटी से जो ये क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर, ये भी आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन नंबर 6 है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान अर्थात नीपा का विस्तृत रूप से वर्णन करिए। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब, इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लॉन्ग आंसर, सब फैक्चुअल हैं और इसमें आप लोग को बार बार रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो आप लोग इसको एक बार रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हो जा रहे हैं और वीडियो जो हो जा रहा है वो भी लंबा हो जा रहा है। तो एक बार इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से। इसमें परिभाषा दी गई है, फिर अनुसंधान कार्य दिए गए हैं, लास्ट में क्या है? सलाहकार सेवाएं, नवाचार प्रसार का काम दिया गया है। तो ये सब चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए और पढ़िए। एक बार पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा।
इसका प्रकाशन कार्यक्रम भी आप लोग देख लीजिए, नीपा संकाय देख लीजिए, सहयोग एवं संबंध देख लीजिए, किसे किसे नीपा का सहयोग एवं संबंध अपना बनाए रखे हुए हैं जिससे कि वो शिक्षा में सहयोग प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रकार आप लोगों का ये भी क्वेश्चन समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अर्थात डाइट का विस्तृत रूप से वर्णन करें। तो अभी तो हम लोगों ने देखा है कि विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाना है, भारत में शिक्षा का विकास कैसे करना है। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि अब शिक्षकों को कैसे प्रशिक्षण दिया जाए। तो जिला डाइट आप लोगों ने सुना होगा, हर जिले पे होता है जहाँ पर शिक्षक का प्रशिक्षण किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और शिक्षा से संबंधित जो भी विकास होते हैं उनको बताया जाता है ताकि वो विद्यार्थियों को जानकारी दे सकें। तो देख लेते हैं आंसर इसका, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट। शिक्षक का महत्वपूर्ण आधार प्रशिक्षण होता है अर्थात प्रशिक्षण शिक्षा को प्रभावी बनाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा में नवीनतम के लिए 2 पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया है अर्थात नंबर 1, 14 वर्ष की आयु तक के बालक बालिकाओं का सार्वजनिक नामांकन एवं सार्वजनिक जो ठहराव होना चाहिए। नंबर 2, शिक्षा की गुणवत्ता में ठोस सुधार करना चाहिए अर्थात शिक्षक प्रशिक्षण एक जो निरंतर प्रक्रिया होती है और इसके सेवापूर्ण एवं सेवारत अंग पृथक नहीं किए जा सकते हैं। अतः दूसरे पहलू की क्रियान्वित जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान अर्थात डाइट का एक अंग स्वीकार कर संस्थान की स्थापना की गई है और नई शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के विकास एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु जो है 1986 में जिला स्तरीय एवं मंडलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। इसकी संकल्पना 1988 की नई शिक्षा नीति तथा क्रियान्वयन के कार्यक्रम में की गई थी। डाइट के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों, औपचारिकोत्तर तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्ताओं को उनके शैक्षिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक करना है तथा ग्राम तथा नगर में शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों को शैक्षिक पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधि तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही प्रगति से परिचित कराना है। प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनिक बनाने तथा शिक्षकों में आत्मविश्वास, स्वाभिमान एवं व्यवसाय के प्रति निष्ठा भाव उत्पन्न करने में डाइट का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग एक बार पढ़ के देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान अर्थात डाइट से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। तो आप लोग इसके अगले हेडिंग देख लीजिए, डाइट का संगठन कैसे कैसे काम करता है और इसके महत्वपूर्ण कार्य भी आगे हम दिखा देते हैं आप लोगों को। अगर आप लोग देख पा रहे हैं कि डाइट के संगठक कौन कौन से हैं और उनके कार्य, तो यहाँ पर एक और हेडिंग देख लीजिए, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अर्थात डाइट का उद्देश्य क्या है, ये इसकी स्थापना किस लिए की गई थी, तो इसके भी आप लोग देख सकते हैं आगे। तो डाइट की स्थापना के ये सभी उद्देश्य हैं जिसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। महत्वपूर्ण ये है कि डाइट के बारे में अगर लिखना होगा तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार ही आप लोग डाइट के उद्देश्य निर्धारित करेंगे। तो महत्वपूर्ण यही है, 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए इसके उद्देश्य किसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। हेडिंग आप लोग देखेंगे कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान विभाग के निम्नलिखित काम होते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से काम होते हैं, कौन कौन काम करते हैं। नंबर 1, प्रशासनिक शाखा प्रभार होता है। दूसरा क्या है, योजना एवं प्रबंधन होता है। जबकि तीसरा क्या होता है, तीसरा पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री विकास का मूल्यांकन करना होता है। तो आप लोग ये जानिए कि ये चैप्टर बहुत ही लंबा है और इसमें फैक्चुअल है, सभी आप लोगों का ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है, आप लोगों को दो ही क्वेश्चन करने हैं। इसलिए अगर आप लोग लॉन्ग आंसर में से केवल रिपीट एक बार कर लेंगे तो आप लोगों का तैयार हो जाएगा, क्योंकि नंबर ही लिखने वाला है, आप लोगों को आधे नंबर तो मिलेंगे ही इस पे। तो ये कंफर्म है कि आप लोगों का सिलेबस जो है उतना लंबा नहीं है। बस आप लोग इसके लिए कोई बुक मत खरीदेगा, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के लिए मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रदान करता रहूँगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि एक बार ज़रूर वीडियो को देख लीजिए जिससे कि आप लोगों का क्वेश्चन तैयार हो जाए। और लॉन्ग आंसर आप लोगों को पता है 2 ही लॉन्ग आंसर लिखने हैं, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और लॉन्ग आंसर इसलिए मैंने बता दिया है क्योंकि लॉन्ग आंसर में कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें सभी फैक्ट ही फैक्ट दिया हुआ है। तो फैक्ट को आराम से तैयार करिए और उससे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव भी तैयार होता रहेगा। अगला हेडिंग है कि सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण एवं क्षेत्र अंतःक्रिया नवाचार समन्वय। जबकि 5वां क्या है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी। 6वां क्या है, जिला संदर्भ एवं इकाई प्रौढ़ अनौपचारिक शिक्षा संबंधित है। जबकि 7वां सेवा पूर्व शिक्षण प्रशिक्षण एवं 8वां कार्यानुभव दिया गया है। और अगला देख लीजिए, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्य क्या है, अर्थात डाइट के कार्य भी अलग से शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है कि जो डाइट होता है उसके कार्य को संक्षिप्त रूप से लिखें। तो शॉर्ट आंसर में भी ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इस प्रकार आप लोगों का ये भी क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन है, उसको बताना नहीं है क्योंकि ये लॉन्ग आंसर में ही वो शॉर्ट आंसर आपके सम्मिलित हैं। तो उस क्वेश्चन को एक बार आप लोगों के सामने मैं शॉर्ट आंसर के रूप में दिखा देता हूँ, जैसे आप लोग ये ना कहें कि आपने शॉर्ट आंसर नहीं बताया है।
शॉर्ट आंसर में आप लोगों का पहला आंसर क्या है, राज्य स्तर पर शिक्षा प्रशासन की क्या समस्याएं होती हैं। तो ये आप लोगों के लॉन्ग आंसर में मैंने बता दिया है। इसको अगर आप लोग लॉन्ग आंसर पढ़ लेंगे तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार जो आप लोग देख रहे हैं जितने भी पॉइंट, ये सभी पॉइंट जो हैं राज्य स्तर पर शिक्षा प्रशासन की समस्या को बता रहे हैं। तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो लॉन्ग आंसर को भी आप लोग पढ़ लीजिए। जो है शॉर्ट का आंसर क्या है आप लोगों का, स्थानीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन की समस्याएं लिखिए। अर्थात केंद्रीय स्तर पर भी याद रख लीजिएगा और राज्य स्तर पर भी याद रख लीजिएगा एवं स्थानीय स्तर पर भी शिक्षा प्रशासन की समस्याएं क्या क्या होती हैं इसको भी अच्छे तरीके से, क्योंकि आप लोगों को लॉन्ग आंसर करवाया है तो उसमें भी ये क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि संस्थागत स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक कार्यों का वर्णन करिए। तो ये भी क्वेश्चन बताया जा चुका है। संस्थागत स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक कार्य निम्नलिखित होते हैं। तो 1 2 3 4 करके इतने कितने इसमें जो है 8 पॉइंट दिए गए हैं। तो 8 पॉइंट आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अगर आप लोग 8 पॉइंट देख लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोगों का अब 3rd यूनिट समाप्त होता है। अब आप लोगों का कल से 4th यूनिट मैं प्रारंभ करूँगा। पहले ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद लॉन्ग एवं शॉर्ट आंसर करवाया जाएगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बीएड की सभी जानकारियाँ आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।